Hello everyone and welcome to Infinity Learn by Shri Chaitanya. Myself Dr. Chelsea and I'm your biology teacher. तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं. शुरू करते हैं. तो पेपर के सैम्पल पेपर के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन गिवन है, बहुत सिंपल से इंस्ट्रक्शन है, एक बार उनको रीड कर लेना. मैंने यहाँ ऐड नहीं की. अगर आपको इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या पेपर के सॉल्यूशन से या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब पेपर पे आते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मेल गैमेट इन प्लांट इज फॉर्म्ड बाय. अब क्योंकि गैमेट है तो वेजिटेटिव सेल से तो नहीं बनेगा, जेनरेटिव सेल से बनेगा. अब जेनरेटिव सेल क्या है? जेनरेटिव सेल जो है ऑलरेडी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. अब इसमें क्या होगा? इसमें माइटोसिस होगा. माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने से दो डॉटर सेल बनेंगी विच आर मेल गैमीट्स. अब इसमें अगर हम मियोसिस करा देते हैं विच इज़ रिडक्शनल डिवीजन तो क्या होगा? इसकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है. नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है. अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? पहला तो जो हमारा ओवा है, लेट्स से ये ओवा जो है ये मेल गैमीट, मैं इस सिंबल से मेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ. ओवा मेल गैमीट के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है जो जाइगोट कहलाती है, और ये हो गया हमारा पहला फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? जो मेल गैमीट, ये सिंबल मैं फिर से बता रही हूँ, ये सिंबल मैं मेल गैमीट के लिए बना रही हूँ. मेल गैमीट क्या करता है? दो पोलर न्यूक्लियाई जो होती है उनके साथ, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये मेल गैमीट है, ये तीनों चीज़ें फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. अब ट्रिप्लॉइड क्यों? क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था, दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड थी, तीनों फ्यूज हो जाती है तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल. एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? जो फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो होता है विच इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. अब जो ये लेट्स से दिस इज आवर ग्राफियन फॉलिकल. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा भी होगा, मैं एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये ग्राफियन फॉलिकल पे दो गोनाडोट्रोपिन्स एक्ट करते हैं. एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन क्या करता है? इस ग्राफियन फॉलिकल की फॉलिकल्स की जो इसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स जो प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ कराता है. ठीक है, ये ग्रोथ कराता है. और दूसरा हार्मोन जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है. LH सर्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा. जब LH सर्ज आती है तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर दो स्ट्रक्चर बनाता है. एक जो सेकेंडरी oocyte या ओवा है, ओवा को रिलीज कराता है, और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो इस ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन में दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, FSH एंड LH. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ the next question is the experimental proof of thermal stability of genetic material was provided by experiment of. अब thermal stability की बात आती है तो आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें R स्ट्रेन S स्ट्रेन बैक्टीरिया पे उन्होंने परफॉर्म किया था, और इसमें ये पता चला था कि हीट करने पे भी जो R स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो S स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गए थे. मतलब कि जेनेटिक मटेरियल इज थर्मली स्टेबल. सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इज द आंसर. अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ DNA यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन अ सैंपल आर कॉल्ड. वैसे तो ये सिंपल NCERT की लाइन है, इसका आंसर प्रोब है, पर होता क्या है? जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में भी इसको यूज़ किया जाता है. जैसे DNA है, इसमें पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से ये सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम एक प्रोब लेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब वही डिज़ायरेबल सेगमेंट जो हमें आइडेंटिफाई करना है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और हम इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि DNA में पर्टिकुलरली जो सीक्वेंस हमें चाहिए वो कहाँ प्रेजेंट है. और प्रोब के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये प्रोब रेडियो एक्टिव होते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स है इसको आइडेंटिफाई करने के. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे बेस्ड. सबसे पहले ये समझो कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये एक्चुअली है क्या. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक लार्ज रैंडमली मीटिंग जो पॉपुलेशन है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसमें एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, अनटिल
ये 5 चीज़ों से फ्री हो। 5 चीज़ें कौन कौन सी है? पहला है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन के बाद दूसरा आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तीसरा है जीन माइग्रेशन, चौथा है नेचुरल सिलेक्शन, और पांचवा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक लार्ज रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन है, उसमें एलील फ्रीक्वेंसी, एलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी अगर वो जनरेशन इन 5 फैक्टर से फ्री है। अगर ये 5 फैक्टर हो ही नहीं रहे तो उसमें कोई एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज ही नहीं आएगा। और इसका इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था कि P + Q = 1। मतलब एलील क्या है? एलील आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ठीक है। जैसे कि लेट्स से कोई एक ट्रेट ले लेते हैं, जैसे टॉलनेस का ट्रेट है, ठीक है। टॉलनेस का तो इसका दो हमारे पास एलील होंगे, कैपिटल T डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। तो ये 2 एलील्स हो गए। अब कैपिटल T की फ्रीक्वेंसी ऐसे लगा लो कि P है और स्मॉल t की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी को जब ऐड ऑन करेंगे तो 1 आएगा। और इसका अब हम अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, p² + q² + 2pq = 1, ये आया। तो अब इसको एलील के फॉर्मेट में अगर देखें तो ये p को हमने कैपिटल T समझा था, तो T+ और कैपिटल T स्मॉल t, इन सब की अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन किया जाए तो भी 1 रहेगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? p² + 2pq + q² = 1। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, p + q का होल स्क्वायर। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगला है व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड, जो फ्रीक्वेंसी हमने मेजर की है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर अलग आ रही है और अगर कहीं एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, मतलब कि इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन था ये ऐसा आ ही नहीं रहा। जो आइडियल एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हार्डी-विनबर्ग ने बताई थी वो कंडीशन आ ही नहीं रही, मतलब इन पांचों में से कोई एक फैक्टर काम कर रहा है, और ये फैक्टर अगर काम कर रहे हैं मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से दैट फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग ने फिनोटाइप की बात नहीं की, यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग ने जीनोटाइप की बात की थी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जीन पूल जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर जीन पूल एलील की फ्रीक्वेंसी ही कांस्टेंट है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होगा और एलील्स का टोटल जब सम होगा वो 1 होगा। तो यही हमने यहाँ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। सो आंसर सी इज इनकरेक्ट। So next question is albinism is known to due to an autosomal recessive है albinism, ठीक है। तो एक कपल है जिसका नॉर्मल स्किन टोन है लेकिन उनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो एल्बिनो है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड विल आल्सो बी एन एल्बिनो। अगर चाइल्ड है वो एल्बिनो है और एल्बिनिज्म जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसका मतलब है कि बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। मतलब कि दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है। अब गैमीट बना के देखते हैं कि सेकंड चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये गैमीट बन गए, ठीक है, गैमीट बन गए। अब क्रॉस करा दो, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 × 100, तो 25% प्रोबेबिलिटी आ गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट की स्पीसी है जो अपने विंग्स और लेग्स को रब करके एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस कर रही है विच हेल्प्स इन क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग मेट्स। मतलब कि उनको रिप्रोडक्शन में वो साउंड हेल्प कर रही है टू अट्रैक्ट देयर मेट्स। और अगर उनकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज आता है तो पोटेंशियली अफेक्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, तो उनके साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को अफेक्ट करेगी और इसी साउंड की वजह से वो
अट्रैक्ट कर रही है अपने मेट्स को, और अगर इसी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ गया, जैसे कि यहाँ लिखा है कि उनकी हाइंड लेग्स है वो थिक हो गई, तो उससे क्या होगा कि उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन थ्रू आउट द जनरेशन स्पीसिएशन कर देगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा डी है। Leg mutation might lead to reproductive isolation and speciation due to an effect on mating call, क्योंकि मेटिंग को अफेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली ये अफेक्ट करेगी, स्पीशिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करवाएगी। अगला क्वेश्चन है, Plasmodium is a pathogen that causes malaria. Identify the correct sequence of transmission of pathogen. अब सीक्वेंस क्या होता है, इस डायग्राम पे आते हैं, जूम नहीं हो रहा, हाँ इस डायग्राम पे आते हैं, विजिबल है ना, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या है, मस्कीटो ने बाइट किया स्पोरोजोइट, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर करता है, स्पोरोजोइट आगे जाके लीवर सेल में जाता है, लीवर में जाके मल्टीप्लाई होता है एसेक्सुअली, मल्टीप्लाई होके ये आरबीसी को अफेक्ट करता है, आरबीसी को रप्चर करवा देता है और एक हीमोजोइन नाम का पिगमेंट रिलीज कराता है, सॉरी पिगमेंट नहीं होता, एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज कराता है जिससे फीवर्स आता है, फीवर होता है और बाकी जो सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के वो आते हैं। अब उसके बाद ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ब्लड सेल के अंदर ही गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हुआ, स्पोरोजोइट आया, लीवर सेल में गया, लीवर से डिवाइड होके आरबीसी में गया, आरबीसी को रप्चर कराया, फिर गैमेटोसाइट बन के वापस जब एक फीमेल मस्कीटो बाइट करेगी तो उसके गट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हुआ, ये वाला हुआ, स्पोरोजोइट आया, स्पोरोजोइट लीवर में गया, इरेथ्रोसाइट इन्फेक्शन हुआ, गैमेटोसाइट बन गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, which mRNA will be translated to polypeptide chain containing 8 अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सी ऐसी चेन है जो 8 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेगी। सबसे पहले तो स्टॉप कोडोन लिख लेते हैं, तो ये हमारे स्टॉप कोडोन्स है, ठीक है। अब 8 अमाइनो एसिड की देखते हैं कि 8 अमाइनो एसिड कौन सी बना रही है। बी पे चेक करते हैं पहले, AUG, 3 के हमारे कोडोन्स होते हैं, आइडेंटिफाई कर लो कितने कोडोन्स हैं। लेट मी डू दिस, यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया UGA, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ स्टॉप कोडोन आ गया, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। बट अगर एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है वो भी आपको पता चल जाएगा। मैंने तो कोइंसिडेंटली ही किया था, पहले 3 के आप कोडोन्स बना लो ताकि आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बन रहे हैं और आगे स्टॉप कोडोन भी नहीं है, तो ये थ्रू आउट चलता जाएगा, तो इसमें 8 अमाइनो एसिड नहीं बन रहे, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया, मतलब 7 बने। हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टॉप कोडोन्स को आइडेंटिफाई कर लेना कि स्टॉप कोडोन तो कहीं नहीं है। आप अगर उनको कैलकुलेट करके अगर आपने अमाइनो एसिड निकाल दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया। अब क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया है तो सेल वॉल होगी बैक्टीरिया में, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेल मस्ट बी ट्रीटेड विद, अब सेल वॉल होगी तो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले लाइसोजाइम चाहिए होगा, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये है कि पहले ये एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ ऐड कर रखा है। इसमें क्या है कि एक तो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ये यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो बैक्यूलोवायरसेस का यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स में जो इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, और दूसरा इसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है, आप इसको रेफर कर लेना आंसर के लिए। अब अगला असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन इज रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन पिस्टिल। देखो, एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये पिस्टिल है, ठीक है। यहाँ पे जब पोलन आएगा, इस पे जब पोलन आएगा
तो यहाँ इनके बीच में एक डायलॉग बाजी होती है, आपस में ये बातचीत करते हैं कि ये सवाल जवाब करता है, उससे जो भी इनकी बातचीत होती है उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है। तो ये डायलॉग बाजी जो होती है ना, ये क्या होता है, ये एक बायोकेमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बायोकेमिकल इंटरेक्शन होता है। तो द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज पोलन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। अब यहाँ दूसरे में लिखा है कि इलेक्ट्रिकल डायलॉग, लेकिन ये बायोकेमिकल होते हैं। तो असर्शन तो सही हो गया, ये डायलॉग बाजी तो करते हैं क्योंकि ऐसे ही थोड़ी रिप्रोडक्शन करने देगा वो अपने साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल नहीं होता, बायोकेमिकल होता है, तो रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये बात जानो कि जो AR टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो तुम इन दोनों स्टेटमेंट्स को ड्यू टू या दैट्स वाई से कनेक्ट करके देख लिया करो। अब इससे क्या होगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर भी रहा है या नहीं। अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है, सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, एडेप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड एंड हैज अ जेनेटिक बेसिस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इनको कनेक्ट करके देखते हैं। एडेप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड एंड हैज अ जेनेटिक बेसिस, दैट्स वाई सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो एक प्रॉपर एक लाइन बन रही है ना, एक स्टेटमेंट बन रही है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेस डोज ऑफ कोक और क्रैक। कोक और क्रैक जो है ये कोकेन के टाइप है, ठीक है, कोकेन के टाइप हो गए। प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया क्या होती है, फेक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इंक्रीज्ड एनर्जी, जो लोग नशे करते हैं वो नशे क्यों करते हैं, एकदम से उनको एनर्जाइज और खुशी खुशी वाला फील होता है ना, इसीलिए तो लोग नशे करते हैं, पर तुम्हें नहीं करने, ठीक है। फालतू की बातों में मत आ जाना, ये सब चोचलों में मत पड़ जाना। एंड कॉज हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। अब ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, ये कोकेन क्या करता है, कोकेन क्या करता है कि जो आपका न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन है, लेट्स से इसकी नर्व एंडिंग है, ये सिनेप्टिक नोब हो गई, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। यहाँ पे मतलब कि जो दो न्यूरॉन्स हैं, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया लेट्स से, ठीक है, ये इसकी सिनेप्टिक नोब हो गई, ये दूसरे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है इसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब सिनेप्स क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और सिनेप्स में आके वो केमिकल सिग्नल हो जाता है, जो कि दूसरे न्यूरॉन तक उस सिग्नल को लेके जाता है, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब यहाँ पे डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है सिनेप्स में, जो क्या करता है, हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली जब ये सिनेप्स में प्रेजेंट है तो न्यूरॉन्स के जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, डोपामिन के ये रिसेप्टर प्रेजेंट है जहाँ डोपामिन बाइंड होता है और अपना काम करता है। लेकिन ये जो कोकेन और ऐसी आलतू फालतू ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, ये करती ये है कि जहाँ डोपामिन को अटैच होना था वहाँ जाके खुद बैठ जाती है, उसकी जगह हड़प लेती है, उसकी गद्दी पे जाके खुद बैठ जाती है। जब ये कोकेन जाके यहाँ बैठ जाएगी तो डोपामिन क्या करेगा, उसकी शक्ल देखेगा, खड़ा खड़ा उसका मुंह ताकेगा। तो इसने क्या करा, इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। डोपामिन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, उसकी सीट पे जाके, जो टिकट डोपामिन ने जाने के लिए ली थी उस पे, तो उस सीट पे तो जाके यहाँ कोकेन बैठ गया। तो अब क्या होगा, इसने इंटरफेयर कर दिया भाई साहब ने। अब एक्सेस डोज ऑफ कोक और क्रैक हुआ तो उससे यूफोरिया आ जाएगा, इंक्रीज एनर्जी, हेलुसिनेशन एक बार दिखेगा, लेकिन इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। तो यही इसका रीजन है। तो असर्शन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोजी वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। बिल्कुल सही बात है। टू मेक मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मिल्क, इसीलिए तो ट्रांसजेनिक बनाई थी ताकि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस कर दिया जाए फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बेबीज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब रीजन क्या है, मिल्क ऑफ रोजी काउ कंटेन ह्यूमन बीटा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ये यहाँ गड़बड़ हो गई, बीटा नहीं होता जी, बेटा जी, ये होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। तो यहाँ हमारा रीजन गलत हो गया। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट डिजायर्ड पोलन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हमने अपना मन चाहा पोलन ग्रेन फ्लावर की स्टिग्मा पे डाल दिया, ठीक है, जो हमारा मन करा, हमारी इच्छा जो थी, ठीक है। अब तो हमने अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन डाला है, तो उसमें हम उस प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करेंगे। पहली बात तो अगर फ्लावर जो है ये हमारा स्टिग्मा, समझो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर वो बाइसेक्सुअल है मतलब कि उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो ये स्टाइल और ये हो गया स्टाइल, ये एंथर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे ताकि ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट ना करे, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काटने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इमैस्क्यूलेशन, ठीक है। ये वो वाला काटना नहीं है जो आजकल न्यूज़ में हम सुन रहे हैं और जो लड़कियां कर रही है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। अब इमैस्क्यूलेशन हो चुका है, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, दूसरा कलर लेते हुए अच्छा लग रहा अब ये कट हो चुके हैं, अब कट हो ही गए हैं तो इनको इरेज ही कर देते हैं। अब ये कट हो गए हैं जब, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक बटर पेपर की शीट से ऐसे कवर कर दिया जाता है। ऐसे कवर करने के बाद क्या होगा, कवर क्यों किया बटर पेपर से हमने, ताकि मतलब कि कोई दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, नेचुरली कोई वेक्टर आके इस पे पोलन ना डाल जाए। अब इसको ढक दिया, इसको घूंघट पहना दिया, है ना, समाज से बचाने के लिए। समाज में ऐसे कई दरिंदे होते हैं ना, आके इसको क्रॉस पॉलिनेट कर जाए, उनसे बचाने के लिए हमने इसको बटर पेपर से कवर कर दिया, इसका घूंघट निकाल दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हम मैनुअली जो हमें पोलन ग्रेन चाहिए, जिस पोलन से हम इसका पॉलिनेशन करवाना चाह रहे, वो मैनुअली हम वो पोलन ग्रेन इसकी सतह पर, सतह इसकी मतलब सरफेस पर डाल देंगे ताकि वो पॉलिनेट होके आगे रिप्रोडक्शन करे, है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है मतलब हमारी मर्जी से मैनुअली होगा, और फिर इसको बैग हटा के मैनुअली पॉलिनेशन करवाया, उसके बाद दोबारा रीबैगिंग कर देंगे ताकि कॉन्टैमिनेशन ना हो, और इसको टैग कर देंगे, टैग लगा देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स रेगुलेटेड। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको रेगुलेट करने के लिए दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्टिवेटर्स और दूसरे होते हैं रिप्रेसर्स, ठीक है। ये दो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। अभी जैसे इनके नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि एक्टिवेटर है तो ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोट करेगा, और अगर रिप्रेसर है तो ये इसकी बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं लैक ऑपेरॉन का। ये हो गया जी आपका लैक ऑपेरॉन प्रमोटर जीन, ये आई जीन, ये प्रमोटर जीन, जेड, वाई और ए जीन। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है कि रिप्रेसर जो होता है ये इससे बाइंड हो जाता है और इसकी आगे की जो मतलब इस जीन से जो प्रोटीन बनना है उस प्रोसेस को प्रिवेंट कर देता है, इनहिबिट कर देता है। लेकिन वहीं इस मीडियम में अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, अगर इंड्यूसर यहाँ मौजूद है तो वो क्या करेगा, इस रिप्रेसर से, जो कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था, इस रिप्रेसर से बाइंड होके इसको रोक देगा। ये औरों को रोक रहा था, इंड्यूसर आके इसको ही रोक देगा, इसके एक्शन को इनहिबिट कर दिया। अब रिप्रेसर मतलब कि इस जीन को जो रोक रहा था, इसको रोकने वाला ही कोई नहीं बचा, तो ये क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। इस जीन से जो डिजायर्ड प्रोटीन बनना था वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, वो प्रोटीन बनेगा और आगे का प्रोसेस कैरी आउट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसका क्या बताना है, इस रिपोर्ट को एनालाइज करके ये बताना है कि ये जो रिपोर्ट दी इसमें कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है, और दूसरा ये बताना है कि ये जो इम्यूनिटी जो यहाँ पे अफेक्ट हो रही है, जो इम्यूनिटी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है वो काम कैसे करती है। देखो यहाँ पे ल्यूकोसाइट का काउंट दिया हुआ है। ल्यूकोसाइट क्या है, ब्लड सेल्स का पार्ट है, ठीक है, एक तरह के ब्लड सेल्स हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। और जो इम्यूनिटी हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है उस इम्यूनिटी को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी काम कैसे करती है, ये कैसे काम करती है, ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू काम करती है।
मतलब कि कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रोपैथोजन आया तो उसको एनगल्फ करके, उसको खा के डाइजेस्ट कर देती है और ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि नेम द बैरियर विद लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट देखो, एक तो न्यूट्रोफिल का है कि इसकी नॉर्मल 55 टू 70 की रेंज होती है, लेकिन यहाँ ये 31 है। और दूसरा है मोनोसाइट, ये 0 है, जबकि 1 to 8 की रेंज में ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब लीस्ट किसका है? मोनोसाइट का। ठीक है, लीस्ट हो गया मोनोसाइट। अब इसका रोल क्या होता है? मोनोसाइट जो है, जो ये मोनोसाइट है, इसके दो रोल होते हैं। पहला तो ये कि ये मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट हो जाता है, और मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट होकर ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू फॉरेन बॉडी या किसी पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरा, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जो चीज़ मेकर है, ही इज़ क्लेमिंग टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो उसको हम सपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ओल्ड बायोटेक क्या कहती थी? ओल्ड बायोटेक ये कहती थी कि जहाँ भी कोई भी इंडस्ट्री में, घर पे जहाँ भी माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है किसी काम में, तो वो एक बायोटेक का ही पार्ट है। अब मेरी राइटिंग पे मत जाना यहाँ, ठीक है, डॉक्टर्स की ऐसी ही होती है। ओल्ड बायोटेक में यही कहा गया था ना। तो क्या होता है, जब चीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसमें फर्मेंटेशन करना पड़ता है, मिल्क से जो चीज़ बनता है उसमें बहुत सारी माइक्रोब्स का यूज़ होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी है, पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई है। तो जहाँ माइक्रोब्स का यूज़ हो गया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे हम सपोर्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दो एनर्जी के पिरामिड्स, सॉरी एनर्जी के नहीं, यहाँ दो पिरामिड्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है अपराइट और दूसरा है इन्वर्टेड। अब अपराइट है मतलब कि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, फिर उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। और इसमें क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो कम है लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है। ये जो इस तरह के पिरामिड होते हैं ना, अपराइट वाले, बायोमास का जो अपराइट पिरामिड है, ये जनरली ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं। और ये इन्वर्टेड बायोमास, मतलब ये जो बायोमास की पिरामिड है ऑब्वियसली, ठीक है, दो इन्वर्टेड बायोमास का जो पिरामिड है ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में देखने मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इफ 2 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट आर अवेलेबल। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपने देख लिया, अब इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ। देखो 2 लाख जूल एनर्जी प्रेजेंट है ना, 2 लाख, 2 लाख। अब प्लांट्स का क्या होता है ना, प्लांट्स को अगर इतनी सनलाइट में एनर्जी है तो प्लांट्स को उसकी 1% मिलती है। मतलब प्लांट के पास कितनी आई, 1% करेंगे 2 लाख का। अब ऐसे मत बोलना मैडम आपको इतना भी नहीं आता, तो मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैडम को तो क्या आता है क्या नहीं आता अलग बात है। तो 2000 जूल, अब प्लांट को मिली 2000 जूल एनर्जी। ठीक है, प्लांट से अब जो प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, अब प्लांट से यहाँ 10% लॉ काम करेगा, इसका 10% क्या होगा, 200 जूल। प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इसका 10% यानी कि 20 जूल। ठीक है, और फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर जिसके पास 2 जूल्स ऑफ एनर्जी होगी, है ना। तो 2000 से 200 से 20 से 2। अब इसका पिरामिड कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, कभी भी इन्वर्टेड होगा ही नहीं। तो ये प्राइमरी ये प्रोड्यूसर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, 2000 जूल एनर्जी। यहाँ पे 200 जूल आई, यहाँ 20 जूल आई और ये 2 जूल्स। तो अपराइट एक पिरामिड बनेगा एनर्जी का।
ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का पूछा हुआ है, 3 केस दिए हैं अलग अलग, हर एक केस को देखते हैं। तो सबसे पहला है कि मोहिनी डजंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन, मतलब मोहिनी कंसीव भी नहीं करना चाहती और उसको एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआईज जो है उनसे भी बचना है। तो ऐसा एक ही केस में होता है, यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, पहला आंसर ये हो गया। सेकंड केस में जो ललिता है उसके ऑलरेडी 2 चिल्ड्रंस हैं एंड उसको और बच्चे नहीं चाहिए, मतलब इसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ललिता को। तो ललिता के केस में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल्स में होती है कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके एक सर्जरी की जाती है, और दूसरी होती है वैसेक्टोमी, जो मेल्स में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या है, गीता जी हैं हमारी, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ ऐसा चाहिए कि जब तक वो चाहे तब तक तो कंसीव ना करे, पर जब उनका मन करे कि अब मुझे कंसीव करना है तो वो कर पाए, मतलब कि एक रिवर्सिबल मेथड इनको चाहिए। ठीक है, विदाउट, और कोई उनको डॉक्टर की माथापच्ची भी नहीं चाहिए कि रोज रोज डॉक्टर से जाके बात करे। ठीक है, तो ये भी इनको चाहिए, और उसका फेलियर रेट भी कम होना चाहिए। तो गीता जी की इन हाई डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, और वो तरीका है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ना, ये क्या होती है, इनका फेलियर रेट भी कम होता है, रिवर्सिबल होती है, तो इनकी प्रेफरेंस के हिसाब से यही जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे फिर एक ओवरी का डायग्राम, ओवरी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल शोन इन ए एंड सी, ए और सी में जो बताए उनकी प्लॉइडी बता दो। तो ए ये डायग्राम है। अब ए क्या है, ये तो एक एग है, ओवा है, ओवा की प्लॉइडी तो हैप्लॉइड होता है, तो एन हो गई। ठीक है, फिर क्या सी की प्लॉइडी पूछी है, सी क्या है, एग से यहाँ पे बी पे आके स्पर्म्स मिल गए, सी ये जाइगोट है, जाइगोट की प्लॉइडी 2n होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द कंपोनेंट L एज शोन इन द फिगर G गिवन बिलो डज नॉट अटैच प्रॉपर्ली टू एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे पहले तो फिगर G देखते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, इसमें L कंपोनेंट, ये जो आउटर लेयर है इसकी ब्लास्टोसिस्ट की, ये बोला है कि ये अगर एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है उससे अगर अटैच नहीं होगी तो क्या होगा। देखो बेसिकली तो ये होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट आके यहाँ पे इम्प्लांट होता है, बेबी जो है यूट्रस में ही ग्रो करता है, उसका नरिशमेंट पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट यूट्रस में एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने के बाद होती है। तो अगर ये इम्प्लांट ही नहीं हुआ यहाँ पे तो ये डेवलप कैसे होगा, तो प्रेगनेंसी जो है वो फेल हो जाएगी इस केस में, और वो कंसीव करेंगी ही नहीं जो भी महिला है ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, कोई लेट द केस एक्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, जो फर्टिलाइज एग है, शुरुआत में ही एक औरत प्रेग्नेंट हुई, जैसे ही एग फर्टिलाइज हुआ तो वो एग, वो जो एम्ब्रियो है इनिशियल स्टेज में ही डिवाइड होकर 2 एम्ब्रियो बना लिए उसने। ठीक है, ये मतलब लेट से ये वो एम्ब्रियो था, इनिशियल स्टेज में यही डिवाइड होकर 2 हिस्सों में बट गया। तो अब ये पूछा है कि जीनोम ऑफ सेल ऑफ दीज 2 एम्ब्रियो एग्जिबिट वेरिएशन, क्या अब इन 2 सेल्स में, इन 2 एम्ब्रियोज में वेरिएशन आएगी, ये पूछा गया है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो अब अगर 2 अलग अलग ओवा बनते और वो अलग अलग स्पर्म से फ्यूज होते तो वेरिएशन आती। अब लेट्स से एक एग्जांपल समझो कि एक सेब है तुम्हारे पास, अगर तुमने उसी को काट के उसके 2 हिस्से कर दिए तो दोनों सेम ही होंगे ना। अब तुम 2 अलग अलग सेब लाओ तो उनमें तुम्हें वेरिएशन दिखेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए। तो अगर एक ही जाइगोट के 2 टुकड़े हो गए तो वो सेम होंगे, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनकी हर चीज़ सिमिलर होगी, क्योंकि एक ही जगह से तो आए हैं दोनों, तो वेरिएशन का कहीं चांस ही नहीं है। तो कोई वेरिएशन नहीं होगी, ये मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे, इनका जेंडर वेंडर सब सेम होगा, शक्ल वकल सब एक जैसी दिखेगी। मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये जो पिग्स हैं इनमें ब्लैक कोट कलर ये डोमिनेटिंग है वाइट पे,
ठीक है, और ब्राउन आइज जो है ये डोमिनेट करती है ब्लू को। अब ये जो दोनों अलील्स है, कोट कलर और आई कलर, ये दोनों आर नॉट लिंक्ड, दोनों लिंक्ड नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लू आइज, ब्लू आइज मतलब रिसेसिव, ब्लू आइज एंड वाइट कोट, ये भी रिसेसिव है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पनेट स्क्वायर बनाना है। तो पहले देखो, हे भगवान, अब इसका लिखते हैं हम वो, पहले तो दोनों हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराएंगे, ये हो गया। इसके अब गैमेट्स बना के हम पनेट स्क्वायर में डायरेक्टली करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो अब वो बना लो, एक में दोनों ही आ गए। दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराते हैं। थोड़ा पेशेंस रख लेना, बनाने में टाइम लगता है। मैडम कोई जादूगर तो है नहीं कि 2 मिनट में बना देंगी, तो देखो पेशेंटली। तो अब देखो, ये पूरा टेबल बनाने के बाद हमें दोनों रिसेसिव चाहिए थे, रिसेसिव प्योरली होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ऐसा केस सिर्फ एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 16 है हमारे पास, 1/16, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें तुमने बताना है कि नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय अबव एनिमल्स। अब ये देखो, सब फिशेस दिखाई हुई है, सब एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स दिखाए हुए हैं, फिशेस नहीं है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स दिखाए गए हैं। तो अब इन तुम क्या करोगे कि ये देखो, ये कौन सा इवोल्यूशन है यहाँ पे, तो अब कौन सा फिनोमेना हो रहा है इसमें, क्या है देखो, सबकी एंसेस्टर्स अलग है सबके, और सबकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन सबके फंक्शन सेम हो गए, क्योंकि सब एक्वेटिक है, सब एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है, सबके फंक्शन सेम हो गए, लेकिन एंसेस्ट्री और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो ये एक ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का पार्ट होता है, ठीक है। क्यों है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स अलग है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इन सब के फंक्शन सेम हो गए, इसलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गए। अब ये पूछा है कि विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव कौन सा है। तो एनसीईआरटी में कहा हुआ है कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो जो लैंड रेप्टाइल्स है वो वापस एक्वेटिक हैबिटेट में चले गए थे एंड इवॉल्व इनटू फिशेस। तो ये इक्थियोसॉरस यहाँ पे इसका आंसर है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ अ प्राइमरी एफ्लुएंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट टैंक है ना, उसमें क्या होता है, दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज और फ्लॉक्स का, एंड फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर ऐसे फंगल फिलामेंट्स भी अटैच्ड होते हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लॉक्स होते हैं। अब क्या होता है, सेकेंडरी टैंक में क्या करते हैं, हम इनको डालते हैं एक्टिवेटेड स्लज और फ्लॉक्स को। इससे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी कि जो टैंक के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर देगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब बीओडी रिड्यूस होगा वैसे ही उसको आगे सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और सेडिमेंटेशन टैंक में जो नीचे सेडिमेंट बचता है उसी के थोड़े से पोर्शन को, जिसे इनोक्यूलम कहा जाता है। ठीक है, सेडिमेंट टैंक में नीचे जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची, जो सेडिमेंट बचा, उसका थोड़ा सा पोर्शन इनोक्यूलम लिया जाता है। इनोक्यूलम को ही एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक्सपैंड एलिजा ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द एलिजा टेस्ट बेस्ड। दो तरीके हमें बताने हैं जो एलिजा के, जैसे एलिजा परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो एलिजा आप सबको पता होगा कि एचआईवी को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एलिजा को अगर एक्सपेंड करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एलिजा का फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं एलिजा परफॉर्म करने के। पहला तो क्या होगा कि अब एक आदमी है, ये कोई चिंटू पिंटू कुछ भी ले लो, ठीक है, ये एचआईवी पेशेंट है। अब क्या होगा, इसका हमने ब्लड सैंपल लिया, इसका हमने ब्लड सैंपल लिया। अब क्या होगा, अगर ये एचआईवी पॉजिटिव है, अगर ये एचआईवी का पेशेंट है, तो इसके अंदर एचआईवी का एंटीजन भी होगा, और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जब काम करेगा तो उस एंटीजन की बॉडी में एंटीबॉडी भी बनेगी। तो अब एलिजा परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या करेंगे, हम जो सैंपल है, ये हमारे पास यहाँ एक सैंपल है, समझो ये सैंपल है, ब्लड सैंपल। अब इसमें एंटीजन भी है, एंटीबॉडी भी है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे कि इस सैंपल में, ब्लड सैंपल में हम एंटीजन डाल देंगे, डाल देंगे। एंटीजन डालने से क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो जो सैंपल होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, क्योंकि यहाँ एचआईवी पॉजिटिव है तो एचआईवी का एंटीजन भी यहाँ प्रेजेंट होगा, तो हम एंटीबॉडी डाल देंगे। एंटीबॉडी डालेंगे तो जो यहाँ एंटीजन पहले से प्रेजेंट था उसके साथ ही एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी और फिर से एक सैंपल का कलर चेंज हो जाएगा। तो दोनों केस, दो तरीके से एलिजा परफॉर्म किया जाता है और दोनों केस में ही कलर चेंज होता है और हमें पता चल जाता है कि द पेशेंट इज़ ईदर एचआईवी पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो ये तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में तीन तरह के ग्राफ दिए हुए हैं, तो वो पॉपुलेशन पिरामिड्स दिए हुए हैं। अब इसमें ये बताना है कि ग्रोथ स्टेटस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द एज पिरामिड्स। ये एज पिरामिड्स दिए, इनकी शेप देख के। तो पहली जो ये पहला जो पिरामिड है, इसमें क्या है, जो यंग लोग हैं, जवान या बच्चे जो प्री रिप्रोडक्टिव लोग हैं, ये ज़्यादा है, 10 साल की उम्र वाले ये ज़्यादा है। तो ये, एक मिनट कलर चेंज कर लो, ये आप लोग को दिखेगा नहीं। तो अब इस पिरामिड में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब कि ये पॉपुलेशन जो है ये एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, अब जो सेकंड ग्राफ है इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है, छोटे यंग वंस जो हैं वो रिप्रोडक्टिव से नियरली सेम से ही दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ वो दिख नहीं रहा, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है। और तीसरी पॉपुलेशन में एल्डर लोग और रिप्रोडक्टिव तो ज़्यादा है लेकिन यूथ कम है। हे भगवान, कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है। हाँ, तो इस पॉपुलेशन में क्या है कि ये प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, यंग वंस, ये कम है। अब ये कम होने से ये एक अर्न शेप्ड ग्राफ बन रहा है। ये हो गया बेल शेप्ड, है ना, ये अर्न शेप्ड बन रहा है।
इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा था, ये स्टेबल है, यहाँ पे डिक्लाइनिंग। अब इनसाइट्स क्या आ रहे हैं कि बर्थ रेट कंपैरेटिवली डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे विद टाइम। जैसे 1950 से 2050 पे गए तो बर्थ रेट, लोग जन्म तो कम ले रहे हैं लेकिन एजेड लोग, जो एल्डर लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग वंस की पॉपुलेशन ही कम है। तो पॉपुलेशन स्टेटस क्या हो गया, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, इनसाइट्स यही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तामझाम बड़ा सारा दिया है। पहले ये समझो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, सुंदर सा गोला बनाते हैं। अरे यार, तो ये है, क्या है तो ये है हमारा ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ये हो गया ओव्यूल और ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ओव्यूल और मतलब ये ओव्यूल हो गया, ये एम्ब्रियो सैक, इसके बीच में यहाँ न्यूशेलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो है अंदर, ये ओव्यूल, ये न्यूशेलस या न्यूशेलर सेल्स प्रेजेंट होती है, ये बाहर ओवरी है। तो अब क्या होता है, कई बार ये एम्ब्रियो जो बना, ये न्यूशेलस की भी जो प्लॉइडी है वो 2n होती है। ठीक है, तो न्यूशेलस के कई सेल्स यहाँ एम्ब्रियो में आ जाते हैं और वो सीड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ सीड का फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ। बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है, और अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखो, पहला है न्यूशेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। तो ये क्या हो गया, एपोमिक्सिस। न्यूशेलस 2n है तो ये यहाँ जो सीड्स बनेंगे वो भी 2n होंगे। ओवरी डिवेल्प्स इनटू फ्रूट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन से फ्रूट बना है लेकिन फर्टिलाइजेशन से नहीं बना। तो इसके इसमें क्या कहते हैं, ये होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक जो हार्मोन के एप्लीकेशन से बनता है। तीसरा है थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। ये एनसीईआरटी में दिया है, जब किसी ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में तो उस केस में फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। और ओवरी मेच्योर इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन नॉर्मली जो होता है, तो इसमें ट्रू फ्रूट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक एक ही प्रेजेंट होता है। विल बी प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होता है। ऑफ एस बिफोर मैचुरेशन एंड हाउ मेनी एग विल बी प्रेजेंट इन ईच एम्ब्रियो, एग भी एक ही होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज फ्रूट्स एग्जिबिट पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूशेलस से यहाँ पे सेल्स आए, उन्होंने यहाँ पे सीड बनाए, एम्ब्रियो, मतलब ये जो यहाँ न्यूशेलस से सेल आते हैं यहाँ आके बेसिकली पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, बाद में वो सीड बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो तो ऑलरेडी बना हुआ था, न्यूशेलस से सेल्स आए, यहाँ और एम्ब्रियो बन गए, तो एक पॉली एम्ब्रियो, मल्टीपल एम्ब्रियोज, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन आ गई। तो ये किस कंडीशन में हुआ है, पी कंडीशन में। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इन द अबव केसेस। अब सब 2n ही है तो प्लॉइडी तो 2n ही होगी ना। मतलब कि न्यूशेलर सेल की प्लॉइडी भी 2n थी, एम्ब्रियो की भी 2n, तो एम्ब्रियोनिक सेल की प्लॉइडी 2n ही होती है। विच ऑफ दिस फ्रूट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्थिनोकार्पिक, जो ग्रोथ हार्मोन के एप्लीकेशन से हुआ, क्यू, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग PQRS इज अ ट्रू फ्रूट विद सीड्स। ट्रू फ्रूट तो ऐसे, गिव रीजन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से हुआ है भाई, ओवरी मैच्योर हुई है फ्रूट में, बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। अब यहाँ एक ग्राफ दिया है, ग्राफ देख के घबरा मत जाना, इसको एनालाइज करोगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें क्या दिया गया है कि व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी इन दिस केस। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, मतलब कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना रही है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव में हमें बनी बनाई मिल गई,
मतलब स्पून फीडिंग वाला काम हो गया कि बनी बनाई जो एंटीबॉडीज़ थी वो हमारी बॉडी में डाल दी गई। अब एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद काम कर रही है, खुद बना रही है एंटीबॉडीज़, तो इसके इसमें क्या होगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मतलब कि दोबारा वही पैथोजन अगर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में मेमोरी होगी और इमीडिएट इफेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव में ऐसा कुछ नहीं होता कि विद टाइम वो एंटीबॉडीज़ यूज़ हो जाती है और वो ख़त्म। तो यहाँ पे इस ग्राफ में बेसिकली यही कहा गया है। देखो जो यहाँ कोलेस्ट्रम का कहा गया, मदर का जो इनिशियल डेज का जो ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करती है तो इनिशियल डेज में जो मिल्क आता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो उसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो एक पैसिव इम्यूनिटी है, बट एक नेचुरल भी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। तो इसमें यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का नंबर हाई था क्योंकि एकदम से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ बॉडी में आई है ना। तो ये यहाँ पे इसका ग्राफ पीक पे है, बट धीरे धीरे वो एंटीबॉडीज़ क्योंकि यूज्ड अप हो गई तो ये ग्राफ डिक्लाइन हो गया। लेकिन वहीं एक्टिव इम्यूनिटी शुरू में कम थी, धीरे धीरे बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करी, एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो इसका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमें देखने मिलता है कि बॉडी एक्टिवली इम्यूनिटी बना रही है। तो इसका देखो पैसिव इम्यूनिटी का इफेक्ट तो इमीडिएट होगा है ना, एकदम से इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन विद टाइम इसकी कोई मेमोरी नहीं होती और ये विद टाइम यूज्ड अप हो जाती है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा स्लो है, बट ये मेमोरी में सेव होती है, इसकी मेमोरी होती है, और दूसरा थोड़ा टाइम लेके रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये पूछा है कि अगर एक वैक्सीन है तो वो किस तरह की एंटी इम्यूनिटी में आप कंसीडर करोगे। तो वैक्सीन में क्या होता है, लाइव अटेन्यूएटेड या फिर डेड जो एंटीबॉडीज़ है बॉडी में डाली जाती है और बॉडी के अंदर हमारी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाया जाता है। तो ये एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। मतलब कि एंटीजन या कोई भी टॉक्सिन को बहुत वीक करके, किसी पैथोजन को डेड या वीक करके हमारी बॉडी में डाला जाता है, तो ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए है ना, बॉडी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो यही था यहाँ पे। और आगे ये पूछा है कि पैसिव इम्यूनिटी किस तरह का ट्रेंड शो कर रही है, वो यहाँ आप ग्राफ में देख ही रहे हो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स शो कर रही है। और वाई डज एक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट आफ्टर 14 डेज, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसीजर है। और ग्राफ को देख के भी आपको समझ आ रहा होगा कि एक सिग्मॉइड ग्राफ यहाँ देखने मिल रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक टेम्पलेट दिया हुआ है। अब ये बोला है कि इसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर को आप लोकेट करो। ठीक है, तो एक जो भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो होती है जैसे कि जो पार्ट कोड करेगा, जो डीएनए का पार्ट आरएनए में बनेगा, ट्रांसफॉर्म होगा। और तीसरी होती है टर्मिनेटर, ठीक है, जो इसे टर्मिनेट करती है। तो अब ये एरो इस डायरेक्शन में दिखाया, मतलब ये 5' to 3' दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दी हुई है। अब इसको मैं पूरा कोडिंग नहीं लिख के सिंपल लिख रही हूँ कि ये 5' to 3' स्ट्रैंड हमें दी हुई है। अब ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड थी जो हमें यहाँ गिवन है। इसको नॉन कोडिंग ही कहा जाता है। नॉन कोडिंग क्यों कहा जाता है, मतलब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वो आरएनए की जो कोडिंग होगी उससे बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, बस जो टी की जगह यू प्रेजेंट होगा, बाकी सेम होगी, मतलब कि कोड सेम रहेगा। इसलिए जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसे कोडिंग कहा जाता है और इसे नॉन कोडिंग कहा जाता है। अब यहाँ जो कोडिंग स्ट्रैंड होगी वो कुछ ऐसे होगी, 5' to 3'। ठीक है, अब कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन, और ये टर्मिनेटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स कैसे होता है।
अब चलो इसको समझ लेते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, लेकिन अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, पिंक कलर लेते हैं, गर्ल्स का फेवरेट। तो यूकैरियोट में ना क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, ये बहुत मतलब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही सारे फंक्शन कर देता है। लेकिन अब यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं, जैसे टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है और 3 तरह के आरएनए होते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें होता क्या है, पहले तो देखो ये होता है कि इस डीएनए से जो ट्रांसक्राइब होकर यूनिट बनेगी, है ना, तो जो यूनिट बनती है, जैसे लेट्स से जो डीएनए था उससे ये आरएनए बन के आया। अब इस आरएनए में क्या होता है कि इनिशियली ये जो आरएनए है इसमें कुछ कुछ कोडिंग पोर्शन होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग पोर्शन भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मिक्स्ड आरएनए दिख रहा है इसको HNRNA कहा जाता है, प्रिकर्सर आरएनए, है ना। अब क्या होता है कि नॉन कोडिंग पार्ट जो हमारे काम की चीज़ ही नहीं, एक तरह से वेस्ट ही हो गया, तो इसको हम रख के क्या करेंगे, तो इसको जो ये नॉन कोडिंग पार्ट है इनको इंट्रॉन्स कहा जाता है और जो कोडिंग पार्ट है उसको एक्सॉन्स कहा जाता है। तो अब जो इंट्रॉन्स है जो काम की चीज़ नहीं है, नॉन कोडिंग पोर्शन है, इनको कट कर दिया जाता है। इनको कट करके जो फाइनल डीएनए बनता है, मतलब सारे एक्सॉन्स को जोड़ के एक डीएनए बना दिया जाता है, सॉरी आरएनए बना दिया जाता है। और जो फाइनल आरएनए बनेगा, है ना, तो ये जो प्रोसेस होती है कटिंग वाली, इसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। अब ये जो आरएनए बना है इसमें भी आगे, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है तो इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कैसे, पहला तो होगा कैपिंग, सॉरी 2 स्टेप होते हैं, मैं भी पता नहीं क्या कहाँ दिमाग जा रहा है। पहला तो होता है कैपिंग। अब कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में जो इसका 5' एंड है, 5' एंड जो है इस आरएनए का, यहाँ पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, मिथाइल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इसके 5' एंड पे ऐड होगा, इसको कैपिंग कहा जाता है। और दूसरा प्रोसेस होता है टेलिंग का, मतलब इसका जो 3' एंड है यहाँ पे टेलिंग होती है। टेलिंग क्या होती है, यहाँ पे 300 एडिनोसिल रेजिड्यूज ऐड होते हैं। तो ये कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल आरएनए बन के आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट और एनिमल पैथोजन में क्या होता है कि आरडीएनए बनाने के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। तो एनिमल में कौन सा वेक्टर यूज होता है और प्लांट्स में कौन सा यूज होता है। एनिमल्स में तो क्या करते हैं, पहली बात तो जो ये वेक्टर यूज करेंगे, जैसे ह्यूमंस में हम मेनली रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। अब रेट्रोवायरस तो HIV करता है। अरे मैम, अगर रेट्रोवायरस वाला हमने डाल दिया वेक्टर तो HIV नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं डालते रहो। इसको क्या करते हैं कि ये जो रेट्रोवायरस है इसे डी-आर्म कर देते हैं, जो इसकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हटा के इसके जो हथियार सब छीन छान के फिर इसको ह्यूमंस में इंसर्ट किया जाता है, एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इसको वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, अब इनमें किया क्या जाता है, मतलब कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। अब एक जनरल एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे ये हमारा वेक्टर है, ये मतलब कि ये जो वेक्टर हमने यूज़ किया तो इसको पहले डी-आर्म कर लिया, है ना, इसके हथियार छीन लिए गए। अब क्या होगा, इसमें हम डिज़ायर्ड साइट पे, है ना, जहाँ पे हमने डीएनए इंसर्ट करना है, लेट्स से यहाँ हमें इंसर्ट करना है, तो जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, जो कैरेक्टर हमें चाहिए,
जो फीचर हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हम डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस डिज़ायर्ड डीएनए को इससे लिंक कर देते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और इसी क्या हो रहा है ये सब, यहाँ पे जैसे ये पोर्शन है, यहाँ पे हमें डिज़ायर्ड डीएनए अटैच करना है। अब ये पूरा जो प्रोसीजर है, कैसे अटैच कर दे, क्या प्रोसेस होता है, क्या कुछ होता है, ये पूरा चैप्टर में मैं समझाऊंगी आपको। फिलहाल समझने के लिए इतना बताती हूँ कि यहाँ पे हमने वेक्टर से डिज़ायर्ड डीएनए अटैच करा, और इस जो ये ऑल्टर्ड ये जो वेक्टर है, इसको हम सेल में, जो भी एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसमें इंसर्ट कर देंगे, ताकि जो डिज़ायर्ड इफेक्ट हमें चाहिए वो हमें देखने मिल जाए। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। What are the enzymes needed for rDNA टेक्नोलॉजी? अब इसमें दो एंजाइम चाहिए होते हैं rDNA टेक्नोलॉजी में। पहला तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये डीएनए को काटने का काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। जैसे हमें ये हमारे पास वेक्टर था, है ना, ये वेक्टर डीएनए था, अब इसको काटेंगे तभी तो यहाँ दूसरा डीएनए अटैच करेंगे, तो यहाँ से जो काटने का इसको काम करेगा वो करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरा है लाइगेज। लाइगेज होता है मॉलिक्यूलर ग्लू, फेविक्विक का काम करता है ना। ये क्या खुल जाता है यहाँ, ठीक है। लाइगेज काम करता है मॉलिक्यूलर ग्लू का। मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब ये पोर्शन तो हमने कट कर दिया, ये तो कट हो गया। अब यहाँ पे डिज़ायर्ड जो जीन है, डिज़ायर्ड डीएनए है, उसको अटैच करने के लिए, यहाँ चिपकाने के लिए फेविकॉल भी तो चाहिए होगा, जो चिपकाले से या फेविकॉल से होता है। तो यहाँ पे अटैच करने के लिए जो ग्लू चाहिए होगा उसे लाइगेज कहा जाता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। इसके बाद इसने क्या पूछा है, फार्मर ओन्स अ कॉटन फार्म। कॉटन फार्मलैंड है, ठीक है। अब उसने क्या करा कि जो क्लियोपैट्रन पेस्ट है वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं। अब उसको माइक्रोब्स का यूज़ नहीं करना, ही इज़ नॉट विलिंग टू यूज़ द माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट हिज फार्म। अब अल्टरनेट मेथड हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, वो माइक्रोब्स का यूज़ तो नहीं करना चाहता ये पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अब वो क्या करेगा कि हम इसको बचा सके, क्रॉप को बचा सके, जो उसका कॉटन फार्म है उसे बचा सके। तो इसमें क्या होता है कि या तो हम जीन को, डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करने के लिए, इसमें लिखा है ना कि इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जीन गन, मतलब कि जीन को बॉलिस्टिक गन की हेल्प से डायरेक्टली सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। और दूसरा होता है कि जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, डिज़ायर्ड डीएनए को गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग करके और हाई वेलोसिटी में प्लांट सेल पे बम्बार्ड किया जाता है, बमबारी की जाती है। जैसे ये प्लांट की कोई सेल है, एग्जाम्पल, डायग्राम पे मत जाना एक तो मेरे, तो ये प्लांट की कोई सेल है, इस पे हमने हाई डीएनए को कोट करा, छोटी छोटी गोलियां बनाई, माइक्रो पार्टिकल्स, और उनको इस प्लांट सेल पे हाई वेलोसिटी में बम्बार्ड कर दिया और वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ये जीन जो है ये पेस्ट को कंट्रोल कैसे करेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्राइजीन इंसर्ट करते हैं प्लांट्स में, क्राइजीन इंसर्ट किया जाता है। अब ये क्राइजीन क्या करता है, ये बीटी टॉक्सिन बनाता है, ये बनाता है बीटी टॉक्सिन। ये वो वाली बीटी नहीं है जो तुम लोग एक दूसरे को देते हो, है ना, बीटी टॉक्सिन बनाता है। अब ये बीटी टॉक्सिन क्या करेगा, क्राइजीन, अब एक पेस्ट आया, पेस्ट ने प्लांट खाया, अब उसमें क्राइजीन था, क्राइजीन ने बीटी टॉक्सिन बना दिया। अब ये बीटी टॉक्सिन, ये हमारा पेस्ट है, अपने आप से ही बन रहा है, ये हमारा पेस्ट है, येलो कलर से बनाते हैं, ये पेस्ट है ना। अब इस पेस्ट के अंदर ये बीटी टॉक्सिन जब जाएगा तो ये जाके इसके, जो ये पेस्ट है इसके गट के अंदर ना, इसका जो पेट होता है, छोटा सा गट होता है, गट, पेट बोल रही हूँ, गट है ना, समझ जाना। इसके गट में एल्कलाइन मीडियम होता है, बेसिक मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में जाते ही ये बीटी टॉक्सिन क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा एकदम से, और एक्टिवेट होके इसकी यहाँ की अंदर की जो एपिथेलियल लाइनिंग है उनको परफोरेट कर देगा, उनमें छेद कर देगा, और ये पेस्ट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी और पेस्ट मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, उनको हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल्स के साथ।
तो पहली स्टेटमेंट क्या है, कंपटीशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब क्या होता है कि कंपटीशन जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में हो, है ना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे काऊ है और एक डियर है, दोनों ही हर्बीवर है, दोनों ही ग्रास पे फीड कर रहे हैं, तो इनमें भी कंपटीशन होगा, है ना। तो पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी है कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज बीइंग लिमिटिंग। ज़रूरी नहीं है कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो तभी कंपटीशन हो। कई बार क्या होता है रिसोर्सेज एक्सेस में है, जैसे प्लेंटी ऑफ फूड प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल देखिए अगर बर्ड्स है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करें, वो बेटर एक्सेस के लिए, टेरिटरीज के लिए या मेट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कम्पीट कर सकते हैं, है ना। और तीसरा है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर्स इन नेचर। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर दो स्पीशीज़ है वो compete कर रही है सेम रिसोर्स पे, पर उनमें से जो डोमिनेटिंग स्पीशी होगी, डोमिनेटिंग जो होगी वो सर्वाइव कर जाएगी और दूसरी स्पीशीज नहीं सर्वाइव कर पाएगी। अब इसका एग्जाम्पल था जो गॉस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, गॉस के एक्सपेरिमेंट में पैरामीशियम जो ऑरेलिया है वो डोमिनेटिंग स्पीशी है, वो सर्वाइव कर जाएगी पैरामीशियम कॉर्डेटम की कंपैरिजन में, है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये कहा गया अगली स्टेटमेंट में कंपीटिंग स्पीसीज में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर को एग्जिस्टेंस। अब ज़रूरी नहीं है कि दो स्पीशीज़ compete कर रही है तो दोनों ही ख़त्म हो जाए। कई बार क्या होता है कि स्पीशीज़ भाईचारा दिखा देती है कि तू भी सर्वाइव कर ले, मैं भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट तू कर ले, थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर लेती हूँ। तो जब ये को एग्जिस्टेंस वाला फैक्टर आ जाता है तो दोनों स्पीशीज़ ही सर्वाइव कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ख़त्म होगी, है ना, दोनों मिलजुल के भी रह सकती है। अब इसमें वार्बलर वाला एग्जाम्पल आ जाता है ना। और अब लास्ट स्टेटमेंट है कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसमें कॉम्पिटिटिव रिलीज वाले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि एक दो स्पीसीज compete कर रही है और जो डोमिनेटिंग हमारी स्पीशी है, जो स्पीशी डोमिनेट कर रही है उसको हमने हटाई दिया, उसको डोमिनेटिंग स्पीशीज़ को हमने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने की वजह से जो दूसरी स्पीशी है वो सर्वाइव कर जाएगी। जैसे कि एक ग्रासलैंड है ना, वहाँ ग्रासलैंड क्या नॉर्मल एक फॉरेस्ट है, कहीं भी कुछ भी है, तो एक स्मॉल हर्बीवर प्लांट जो कि डोमिनेटिंग नहीं है वो सर्वाइव कर जाएगा इफ़ लार्ज ग्रास जो है, लार्ज ग्रास की जो स्पीशी है उसको, इस लार्ज ग्रास की स्पीशी को अगर रिमूव कर दिया जाए तो एक स्मॉल हर्बीवर जो ग्रास है वो भी ग्रो कर जाएगा, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये कहा है कि हाउ डज अ सिंपल फूड चेन एग्जाम्पलीफाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा गया है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर दिया, सनलाइट है उसकी एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या होता है, देखो जैसे कि ये कहा गया है जैसे सनलाइट से जो एनर्जी आई, जैसे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझाया था, तो उसका 1% प्लांट्स को मिलता है ना, और बाकी की जो 99% एनर्जी है वो हीट एनर्जी में लॉस हो जाती है, और प्लांट से 10% एनर्जी ही जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसको जाती है। 10% गई, बाकी की 90% जो है वो हीट एनर्जी में ही चली गई, तो 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफॉर्म होती है। बस 5 मिनट, हाँ बस ये क्वेश्चन लास्ट है। तो ओनली कट, तो 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो गई, ओनली जो 10% एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र हुई। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे भी सेकेंडरी कंज्यूमर पे ओनली 10% एनर्जी आगे जाएगी, तो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है और ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। अब ये टेबल दी गई है, इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज दी गई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। अब क्या बताना है कि आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर इन रीजन्स विद हायर नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज एंड सजेस्ट एटलीस्ट 2 रीजन्स फॉर दिस ग्रेटर डाइवर्सिटी, है ना। तो अब इस अगर टेबल को आप एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट स्पीसीज देखो कोलंबिया में दिखाई दे रही है और सबसे लीस्ट डेनमार्क में है,
है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल दी हुई है। तो अब जो ट्रॉपिकल एरिया के पास जो रीजन है ना, जैसे कि कोलंबिया है, तो ट्रॉपिकल एरिया के जो रीजन क्लोज है उसमें स्पीसीज ज़्यादा है, और जो ट्रॉपिकल एरिया से दूर जाती जा रही है वहाँ पे स्पीसीज का नंबर भी डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि ट्रॉपिकल एरियाज जो है, जितना ट्रॉपिकल एरिया के जो पास होगा वहाँ पे स्टेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, और यही फेवरेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन होने की वजह से वहाँ स्पीशीज़ ज़्यादा ग्रो कर रही है ना, ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, इसी वजह, यही रीज़न है। तो इसी के साथ हमारे सैम्पल पेपर का डिस्कशन पूरा होता है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।